हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम एक नया इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं जिसमें हम इनसाइट ऑन इंडिया के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर है उसको देख लेते हैं। तो ये किलांदी उत्खनन को लेकर है और इस टॉपिक को आप GS1 पेपर से कोलेट कर सकते हो, जिसमें है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो ये सिलेबस का पार्ट है और इसको आपको रोज पढ़ना है जिससे कि आपको सिलेबस भी याद होता रहे। तो ये इस टॉपिक से आपको किलांदी को जोड़कर पढ़ना है। तो पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि किलांदी कहाँ पे स्थित है। तो चलिए पहले लोकेशन इसकी देख लेते हैं। ये आप ये मैप देख रहे हैं, ये लाइव गूगल मैप है जिसमें मैंने इंडिया का मैप ओपन किया है और ये साउथ इंडिया है। इसमें यहाँ पे केरला आ जाता है और यहाँ से ये तमिलनाडु वाला भाग है, ठीक है। तो इसी के तमिलनाडु में ही मदुरई करके जगह है जहाँ जो विश्व में मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। और यहीं पे आप देखोगे कि मदुरई से दक्षिणी पूर्व, अब आपको दिशाओं के बारे में तो ज्ञात होगा ही कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, वेस्ट आपके बाएं साइड में और ईस्ट आपके राइट साइड में होता है। और उसी के बीच से जब दो दिशाओं का जोड़ते हैं, जो प्रधान दिशा और बीच की जो दिशा मिलती है तो दक्षिण पूर्व दिशा कहलाती है। ये दक्षिण पूर्व में स्थित है मदुरई और इसी मदुरई से काफी दूर एक वेगई नदी बहती है, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये वेगई रिवर है। इसी वेगई रिवर पर जो है किलांदी उपस्थित है। अब इसी नदी के किनारे कहा जा रहा है कि ये जो किलांदी है, किलांदी स्थान, वहां पे बहुत सारी पुरातात्विक चीजें मिली हैं प्राचीन काल की। तो पहले नदी की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए कि तमिलनाडु में बहती हुई जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में से जाकर मिल जाती है एंड में। तो इस तरह से ये किलांदी नदी की लोकेशन आपको याद में रखना है और कहाँ पे ये मिलती है इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर रही हूँ। तो देखिए कि ये नदी यहाँ से ऐसे बहती हुई, इधर से बहती हुई, ये यही किलांदी नदी है। जैसे मैं जूम करूंगी ये आपको नजर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये नदी और ये किलांदी इसी स्थान पर, इसी नदी के किनारे स्थित है। अब ये किलांदी से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ईंटें मिली हैं, सीलिंग मिले हैं, हमें ऐसे घर डिजाइन किए हुए स्थान मिले हैं। तो ये पूरा जो है वहां से मिली हुए अवशेष चीजें हैं। तो ये संदर्भ क्या है, तो किलांदी में छठे चरण की खुदाई में ही एक बच्चे के कंकाल के अवशेष मिले हैं और ये कंकाल, मान लीजिए कि ये बच्चे का शव है और शव के दोनों साइड जो है टेराकोटा यानी मिट्टी के बने हुए कलश मिले हैं। यानी यहाँ पे शव है और यहाँ पे एक कलश मिला है, इस साइड एक कलश मिला है। तो इस तरह से दो कलश के बीच इस शव को दफनाया गया है यहाँ पे। अन्य तत्वों की बात करें किलांदी की, तो किलांदी जो है तमिलनाडु में मदुरई से 13 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये नॉर्थ है, देखिए साउथ है। कई बार मैप में कंफ्यूजन होता है इसलिए क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे वेस्ट है, ये हमारा प्रधान, इसको मेन डायरेक्शन बोलते हैं। इसके बाद से यहाँ पे 4 और नए डायरेक्शन बनते हैं जिनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से ये 4 और डायरेक्शन हो जाते हैं। तो ये डायरेक्शन जो जा रहा है इस डायरेक्शन में ही यानी दक्षिण पूर्व में वेगई नदी के किनारे ये किलांदी स्थित है और वहां पे खुदाई की गई और वहां खुदाई पे हमें साक्ष्य मिले हैं कि एक नगरीय सभ्यता बसती थी। जैसे कि हम सिंधु नदी की बात करते हैं, सिंधु नदी या फिर सिंधु हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु नदी के किनारे ही तो बसा है हड़प्पा सभ्यता। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो बसी है वो सिंधु नदी के किनारे है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस तरह ही ये भी सभ्यता जो है वेगई नदी के किनारे बसी हुई थी। खुदाई के दौरान अन्य अवशेषों की बात करें तो कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से मिले अवशेष जो प्राप्त हुए हैं उनसे हम क्या करेंगे कि टाइमलाइन को ज्ञात करने में हमें आसानी होगी। मतलब कि मान लीजिए कि कई बार जो पुरातात्विक सेंटर है, जो हमारा भारतीय पुरातात्विक विभाग है,
वो चीज़ों को ढूँढता तो है, कई बार उसमें टाइमलाइन मतलब कोलैप्स हो जाता है, कुछ साक्ष्य नहीं मिलते हैं, फिर भी वो कुछ अंदाज़े के हिसाब से उन चीज़ों को टाइमलाइन को हमें प्रदान किया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ये साक्ष्य हमें मिले हैं, तो इन साक्ष्यों से हमें ये ज्ञात होगा कि 12वीं सदी से लेकर इस मतलब 12वीं सदी के ईसा पूर्व से लेकर 6ठी सदी के ईसा पूर्व इन टाइमलाइन के बीच क्या घटित हुआ। उसी तरह से प्रारंभिक काल जब शुरू हुआ, तो उस काल में लगभग 6ठी सदी के ईसा पूर्व से लेकर 4थी सदी के ईसा पूर्व के बीच क्या घटित हुआ, उसके बारे में हमें जानने के लिए ये सहायक होगा। तो वो चीज़ के आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि वो उस समय के काल में रहा होगा और उसके ऊपर से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग किस प्रकार के रह रहे होंगे, किस तरह की जीवन शैली जी रहे होंगे, वहाँ का व्यापार क्या होगा, वहाँ का कृषि क्या होगी, जीवन स्तर क्या होगा, उत्खनन क्या होगा। तो इस तरह से ये जो पूरा अवशेष मिले हैं, ये सहायता करते हैं टाइमलाइन और जो कहते हैं ना भूतकाल को समझने में, जानने में। इसी तरह से यहाँ पे खुदाई में पता चलता है कि यहाँ का जो समाज था, साक्षर समाज था, यानी पढ़ा लिखा था। और ये किस तरह से पता चलता है हमें, यानी कच्चे और पक्के बर्तनों पर तमिल की ब्राह्मणी लिपि होती है, उन बर्तनों पर ब्राह्मणी लिपि में, तमिल की जो ब्राह्मणी लिपि है, उसमें वो अक्षरों से डिजाइन और रेखाएं और लिखा गया है। तो उन बर्तनों पर मिले इन अक्षरों से हमें ज्ञात होता है कि कहीं न कहीं ये लोग पढ़ना लिखना जानते थे, तो मतलब साक्षर थे और ये समाज थोड़ा समृद्ध था। यहाँ पे अगर शिक्षित समाज होगा तो वहाँ पे कर्मकांड ये सब चीज़ें नहीं होंगी। पशुपालन करने वाला समाज कह सकते हो आप कि यहाँ पे पशुपालन करने के साथ-साथ कृषि वाला समाज भी था और उसके साक्ष्य इस बात से मिलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जानवरों के कंकाल मिले हैं। जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, सूअर, जंगली मोर के कंकाल, ये सब सारे कंकाल वहाँ पे मिले हुए हैं। साथ में ये पता चलता है उत्खनन के बाद कि उच्च जीवन स्तर था यहाँ पे। यानी जो आपने छतें देखी, जो आपने दीवारें देखी, वो दीवारों पर जो है टाइल्स लगे हुए हैं। जैसे कि आज के समय में आप देखते हो कि संगमरमर की टाइल्स होती है, आपके घर में जो लगी हुई टाइल्स होती है, उस समय के काल में वो टाइल्स मतलब लोग अपने घरों में इस्तेमाल किया करते थे। छतों पर, सीलिंग पर मतलब जहाँ-जहाँ टाइल्स लगाया जाता है, वहाँ-वहाँ वो लोग लगाया करते थे। तो इसके खंडहर मिले हैं, इससे ये ज्ञात होता है कि लोगों के पास मतलब लोग धनी होंगे, जो भी समाज होगा समृद्ध होगा और वहाँ पे ये समृद्ध जीवन उन्होंने जिया होगा। इसके साथ-साथ वहाँ पे लोहे के किले से जड़े खंभे भी मिले हैं, यानी ये कहा जाता है ना कि पिलर लगाया जाता है घरों के चारों ओर कि जिससे कि घर मजबूत रहे। तो इस तरह के वहाँ पे लोहे के ये पिलर मिले हुए हैं। साथ में संगमरमर काल में जो है संगम काल में उच्च जीवन शैली का ये प्रमाण भी देता है कि अगर इस तरह का जीवन था, टाइल्स के घर थे उस समय के काल में, यानी जो संगम साहित्य वाला एरा था, वो समाज भी समृद्ध रहा होगा। उत्खनन में प्राप्त हुए अन्य वस्तुओं की बात करें तो ईंटों से निर्मित हुए टेराकोटा के गोले मिले हैं। अब गोले मतलब कि मिट्टी के ऐसे गोले मिलते हैं ईंटों के, तो वो मिला है। साथ में टाइल्स की जो छतें हैं, वो गिरी हुई छतें भी मिली हैं। मतलब मान लीजिए कि छत है, छत के ऊपर सीलिंग के ऊपर जो है हम ठंडियों में बचने के लिए या फिर खूबसूरती के लिए क्या है टाइल्स लगा देते हैं, तो वो टाइल्स मिले हैं। तांबे की वस्तुएँ मिली हैं, लोहे से निर्मित हुए उपकरण भी मिले हैं। साथ में टेराकोटा से निर्मित शतरंज भी मिला है, यानी वो लोग खेला करते थे, जो शतरंज का सबूत के रूप में मिला है। कान में पहनने वाले गहने मिले हैं, कताई करने वाला सामान मिला है। अब कताई करेंगे यानी कि उनको कपड़ा बनाने का ज्ञान होगा, कताई तभी तो की जाती है। तो इस तरह से कताई करने के सामान भी मिले हैं। मूर्तियाँ काले और लाल मूर्धभांड भी मिले हैं। खुरदरे मूर्धभांड भी मिले हैं उस समय के काल में। साथ में मनके और अर्धकीमती पत्थर भी मिले हुए हैं। उत्खनन में मूर्धभांड जो मिले हैं, उन पर खुदाई स्थलों पर और साथ में गुफाओं और चट्टानों पर भी भित्ति चित्रों के चिन्ह मिले हैं, यानी उन मूर्धभांडों पर यानी जो बर्तन मिले हैं उन पर खुदाई किए हुए स्थानों पर ऐसे भित्ति चित्र यानी चित्रकारी किया हुआ चीजें हमें वहाँ पे मिली हुई हैं। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है कि किलांदी जो है, वहाँ के जो अक्षरों के साक्ष्य आपको दिख रहे हैं, जो तमिल ब्राह्मणी लिपि के साक्ष्य हैं
और ये इंडस साहित्य के जो है ये भी ब्राह्मणी लिपि के थे। तो ये आपको ऐसा देख के रखना है कि ये साइन कितने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखिए कि यहाँ पे ये क्रॉस में बना हुआ है, तो यहाँ पे ये क्रॉस जो हड़प्पा सभ्यता में मिला है ये इसके सिमिलर ही है। साथ में ये वाला जो आप साइन देख रहे हो ये साइन इस साइन से मिलता है। वहीं पे ये वाला साइन जो ऐसे 3 लाइन वाला है ये भी कालिंदी के साइन से मिलता है। इसी तरह से सिंधु सभ्यता का ये वाला साइन और ये कालिंदी नदी का साइन आप देख सकते हो। उसी तरह से ये साइन और ये साइन में सिमिलरिटी आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हो कि ये सभ्यताओं में कहीं न कहीं एक कनेक्शन था। तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये 12वीं ईसा सदी पूर्व की घटना है और हड़प्पा सभ्यता जो मान लीजिए कि 3500 साल पहले आई, तो उसमें क्या कनेक्शन है, इस तरह से आप इसका पता लगा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो हुआ क्या है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नामक संस्था है, उसने ये रैंकिंग जारी की है और ये रैंकिंग ये संस्था हर वर्ष जारी करती है। लेकिन जब से जारी कर रही है संस्था तब से भारत की रैंकिंग में ज्यादा सुधार देखने को नहीं आया है। भारत जो है इस रैंकिंग जो इंडेक्स है उन 50 देशों में कभी शुरुआत के 50 देशों में शामिल नहीं हुआ है आज तक। तो इसी के कारण भारत की रैंकिंग खराब होने के कारण कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि सरकार कोई कदम उठाए कि जिससे कि हमारी जो रैंकिंग है इस इंडेक्स में सुधर सके। इसी के कारण ये न्यूज में बना है। तो इस टॉपिक को आप GS2 पेपर से जोड़कर देख सकते हो। जो ये टॉपिक है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्था। तो खासकर ये संस्था टॉपिक से जुड़ा हुआ आप ये न्यूज है। तो चर्चा का कारण जैसे कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को सुधार किस तरह से हो और सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार को कोई निर्देश जारी दे, मतलब निर्देश जारी करे कि भाई कुछ ऐसा कदम उठाओ जिससे कि हमारी रैंकिंग में सुधार आए, या फिर कोई कमेटी गठित करो जिससे कि जो रैंकिंग है उसमें हम भारत का जो है जो शुरुआती 50 देशों के नाम है उनमें भारत का नाम आए। तो इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के पीछे यही तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कहे कि वो कोई कमेटी गठित करे और वो कमेटी जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को कैसे इम्प्रूव करे वो रिसर्च काम वो कमेटी करे। साथ में मांग में ये भी कहा गया है कि जो शुरुआती 20 शीर्ष देश हैं इस इंडेक्स के उनकी जो परंपरा है जो वो प्रावधान शामिल किए गए हैं उन देशों में वो किस तरह से नियम लागू कर रहे हैं उनका वो अध्ययन करे कमेटी, और अध्ययन करने के बाद भारत में वो किस तरह से लागू हो सकते हैं उसका वो नियम जो भी सुधार करना हो भारत में करे। साथ में ये भी प्लस पॉइंट है कि इस याचिका में अगर कमेटी गठित नहीं हो रही है, मान लीजिए कि केंद्र सरकार कमेटी अलग से गठित नहीं कर रही है, तो वो विधि आयोग को ये अधिकार दे कि वो शीर्ष 20 देशों की जो भी व्यवस्था है उसका अध्ययन करे और भारत की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें सुधार करने के लिए उपायों को वो सुझाव दे। तो इस तरह से ये याचिकाकर्ताओं की मांग है और इसका कारण यही है कि जो भारत की रैंकिंग है 50 शीर्ष देशों में के मध्य अभी तक कभी नहीं आई है और रैंकिंग खराब होने के कारण जो है खराब तो है, भारत को भी पता है कि रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है, फिर भी भारत सरकार ने अभी तक कोई इसके लिए कदम नहीं उठाया, तो इसी कारण ये याचिका जारी की गई है। साथ में कहा जा रहा है कि जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है जो उसके मानदंड है, मान लीजिए कि शासकीय खुलापन हुआ, मौलिक अधिकार हुआ, दीवानी फौजदारी न्याय हुआ, भ्रष्टाचार पर अंकुश हुआ, नियम के प्रवर्तन हुए, ये 8 मानदंड जो शुरुआती मानदंड है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के, उन मानदंडों पर भारत का जो प्रदर्शन है बहुत निराशाजनक है। इसके अतिरिक्त अगर ये जो मानदंड है उन पर अगर हमारी जो प्रतिक्रिया है बहुत खराब है, हमारा कानून और जो नियम है वो विफल हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इससे हमारे जीवन की स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय, बंधुत्वता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकीकरण भी एक तरह से प्रभावित होता है। साथ में यह हमारे अनुच्छेद विधि का शासन और जो समानता का जो अनुच्छेद है और
जीवन के स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है, उसको भी तो ये प्रभावित कर रहा है। यानी देश में जब कानून सही नहीं वर्क करेगा, ये हमारे अधिकार भी तो प्रभावित हो रहे हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो उनमें अगर कानून सुधरेगा तो ये भी इम्प्रूव होंगे। तो इसीलिए ये याचिका दायर की गई है कि ताकि भारत सरकार इसकी ओर ध्यान अपना करे और इसके सुधार के लिए कोई कदम उठाए। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है इस याचिका को लेकर, उसको देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो याचिका है, ये उनके कार्य क्षेत्र से बाहर का है, क्योंकि जो कानून बनाने का कार्य है वो तो सरकार का है, और ये सरकार का मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मामला हो गया, एक तरह से आप देख सकते हो। तो इस टॉपिक को आप देख सकते हो कि ये जो कानून बना रहे हैं दो, जो हमारे मूलभूत सरकारें हैं वो बना रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और इस तरह से ये टॉपिक को आप शक्ति का पृथ्वीकरण जो होता है टॉपिक, उससे जोड़कर देख भी सकते हो। तो वही सुप्रीम कोर्ट का नजरिया वही है कि ये तो कानून जो है बनाने का सरकार का काम है, तो उन्होंने जो रिपोर्ट है वो सरकार को भेज दिया है। साथ में पीठ ने, जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ है, उन्होंने कहा है कि अगर जो याचिका आई है उसको सभी राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है वो स्वीकार करते हैं, तो इस याचिका पर जो है 6 महीने के अंदर सरकार मतलब कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरह से मतलब ये एक शक्ति के बीच कानून बनाने के लिए जो काम किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, ये इनका मामला है। जुडिशरी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये उनके बस निर्देश दे सकती है कि अगर ज्यादा हालत खराब होती है, अगर कोई कानून को लेकर अच्छे से पालन नहीं होता है, तो उसके निर्देश जो है न्यायालय दे सकती है केंद्र सरकार को, लेकिन जो बनाने का और सुधार करने का, लागू करने का काम है वो तो केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर ही करना है। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है, अगर ये सारे राज्य स्वीकृति दे देते हैं, तो जो याचिका आई है उस पर 6 महीने के अंदर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, यानी कमेटी गठित होगी और या फिर विधि आयोग द्वारा कदम उठाए जाएंगे। तो इस तरह की जो भी कार्रवाई है वो किया जाएगा। यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जो 10 देश हैं शुरुआती इस इंडेक्स के, वो है, पहला जो रैंक पे है वो है डेनमार्क, दूसरा नॉर्वे, तीसरा फिनलैंड, चौथा स्वीडन, पांचवा है नीदरलैंड, छठा जर्मनी, सातवां है न्यूजीलैंड, आठवां है ऑस्ट्रिया और नौवां है कनाडा और 10वां जो है एस्टोनिया है। उसी तरह से इस इंडेक्स के लास्ट 10 देशों की बात करें जो रैंकिंग में बहुत पीछे हैं, जिम्बाब्वे है, पाकिस्तान, बोलिविया आता है, अफगानिस्तान, मरुवानिया, कैमरून, इजिप्ट, कैंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, कंबोडिया और वेनेजुएला सबसे पिछले रैंक पे आते हैं इस इंडेक्स में। अब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसको ये वर्ल्ड जस्टिस जो प्रोजेक्ट नामक संस्था है ये जारी करती है, और ये जारी करने के पीछे यही मकसद है कि जो देश हैं, विश्व के देश हैं, उन देशों में जो विधि है यानी कानून है वो किस स्तर पर कार्य कर रहा है, कितना अच्छे तरह से लागू होता है, वहां पे किस तरह का जीवन स्तर है लोगों का, और कानून बनाने के पीछे और उसको पालन करने के लिए कैसे कदम उठाए जा रहे हैं। तो उसी को मूल्यांकन करने के लिए जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है, यानी विश्व के जो भी देश है उन देशों में विधि किस तरह से, कानून किस तरह से शासित हो रहा है, उसकी ये एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करता हुआ इंडेक्स है। तो इसमें इस इंडेक्स के तहत कुल 128 देशों को शामिल किया जाता है। 8 मानदंड है, इन मानदंडों के आधार पर इन देशों के कानून को कह सकते हो कि परखा जाता है कि कितना यहाँ पे कोई कानून लागू हुआ है, नहीं लागू हुआ है, वहाँ के लोगों की, नागरिक की स्थिति क्या है, कितना भ्रष्टाचार है। तो देखते हैं इन 8 मानदंडों को। तो पहला जो है वो है सरकारी शक्तियों का दबाव, यानी सरकारी शक्तियों पर दबाव कितना रहता है। दूसरा जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश कितना है किसी देश के कानून के माध्यम से। शासकीय खुलापन कितना है किसी देश की कानून में। साथ में मौलिक अधिकारों का कितना रक्षा किया जा रहा है कानून के माध्यम से। व्यवस्था में सुरक्षा कितनी है। नियमों का प्रवर्तन कितना और कितने सही तरीके से लागू किया जाता है वो देखा जाता है। सिविल न्यायालय, जो सिविल कोर्ट होते हैं, वहां पे कि भ्रष्टाचार वो सब होता है कि नहीं, या फिर
कितनी तरह से होता है, कितना लोगों को सुविधाजनक न्याय मिल जाता है वो देखा जाता है। आपराधिक न्याय में कितना लोगों को मतलब न्याय मिल रहा है कि नहीं उसको लेकर देखा जाता है। यानी ये कुल 8 मानदंड है, इनके आधार पर जो है इन देशों के कानून को परखा जाता है और उसके अनुसार रैंकिंग जारी की जाती है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो विधि का शासन है परिभाषा क्या है? मतलब मान लीजिए कि हमारे देश में जो हमारा संविधान है उस संविधान में अनुच्छेद 14 में बात की गई है विधि के शासन और विधि के समान समानता के बारे में, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जो ये विधि का शासन जो ये वर्ल्ड जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरह से इसकी व्याख्या करता है उसको देखते हैं। तो इसका कहना है कि इसके 4 सिद्धांत है विधि के शासन को मतलब परिभाषित करने के लिए। 4 सिद्धांत ये हैं कि सरकार हो या फिर इसके अधिकारी या प्रतिनिधि, ये सभी जो है विधि के अधीन हैं और उसके लिए उत्तरदायी हैं। अब मान लीजिए कि कोई कानून है तो कानून वो कोई विधि से ऊपर नहीं है, बल्कि विधि के समान है या फिर विधि के अधीन है और उस कानून के लिए वो हर व्यक्ति देश का और चाहे वो सरकारी हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, वो उस कानून के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह से दूसरा जो सिद्धांत है कि देश में बनाए गए कानून जो हो वो स्पष्ट हो, प्रचारित हो, यानी लोगों को समझ में आए और नियम जो बनाए जाएं वो स्पष्ट तरीके से बनाए जाएं। लोगों आम लोग से लेकर ऊंचे लोगों तक, अमीर-गमीर सबको देखकर वो कानून बनाया जाए। स्थिर हो, निष्पक्ष हो, यानी वहाँ पे असमानता ना की जाए। साथ में व्यक्तियों और संपत्तियों की सुरक्षा हो, साथ में मूल अधिकारों की रक्षा हो, ऐसा कानून उस देश में हो तो वो विधि का शासन कहलाए। इसी तरह से तीसरा इनका सिद्धांत है कि कानूनों को अधिनियमित करने, प्रसारित करने और लागू करने की जो प्रक्रिया हो वो सुलभ हो, निष्पक्ष हो और दक्ष हो, यानी एफिशिएंट हो, जल्दी से लागू हो, इस तरह से। इसी तरह से जो चौथा इनका सिद्धांत है कि अगर किसी देश में विधि है, कानून है तो वो किस तरह से लागू हो या फिर उसका क्या रवैया, उसका क्या नजरिया हो। तो जो भी न्याय को सक्षम यानी सभी व्यक्तियों तक सुलभ पहुंच सके, सक्षम हो न्याय पाने के लिए, नीतिपरक हो, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र प्रतिनिधि द्वारा प्रदान किया जाता हो, सभी समुदायों द्वारा उसका उचित प्रतिनिधित्व हो, इस तरह का जो शासन हो, कानून हो, नियम हो बनाया जाए। तो इन 4 सिद्धांतों के आधार पर जो 8 मानदंड हैं रखे जाते हैं और उसके आधार पर 128 देशों की रैंकिंग प्रदान की जाती है, जिसमें भारत का जो रैंकिंग है वो 69वें स्थान पर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस टॉपिक को आप GS2 के इस टॉपिक से जोड़कर देख सकते हो, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए जो है कल्याणकारी योजनाएं लाती हैं और साथ में उसका कार्य निष्पादन करती हैं। साथ में इस टॉपिक में ये भी शामिल है कि जो संवेदनशील वर्ग है उनकी रक्षा और बेहतरी के लिए जो तंत्र, विधि, संस्था, निकाय का निर्माण भी किया जाता है सरकार के द्वारा। ये सरकार के कार्य हैं जो संवेदनशील वर्गों के लिए किए जाते हैं। तो इसी टॉपिक में ये भी शामिल है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं वो है दिहाड़ी मजदूर और साथ में जो डेली दिहाड़ी मजदूरों के साथ साथ जो छोटी मोटी दुकान चलाने वाले लोग थे, जैसे पान की दुकान, ठेले वाले जो घूम घूम कर कुछ बेचा करते थे, सब्जी बेचने वाले, तो इन लोगों को भी सबसे ज्यादा हानि हुई है। इनकी जो आजीविका है सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। तो जो ये लोग छोटे मोटे बिजनेस धंधे करके अपना जो है आजीविका जी रहे थे, लॉकडाउन की वजह से वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तो ये फिर से जो है अपनी बिजनेस को, अपने धंधे को फिर से शुरू कर सके, इसके लिए सरकार एक छोटा सा अमाउंट इन लोगों तक पहुंचाना चाहती है और इसके लिए ही ये योजना लाया गया है। तो जो देखते हैं संदर्भ को, रेहड़ी पटरी वालों यानी स्ट्रीट जो वेंडर हैं उनके लिए विशेष लघु ऋण सुविधा के माध्यम से, यानी विशेष लघु ऋण सुविधा, आप ये समझो कि एक छोटा सा मामूली सा ऋण देने के लिए ये योजना लाई गई है और इसी योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो प्रदान करने के लिए सिडबी को एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है और ये जो एजेंसी है ये
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करेगी। यानी इस योजना को तो केंद्र सरकार ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार के अंदर जो केंद्र सरकार है वहाँ पे मंत्रालय है, आवास शहरी कार्य मंत्रालय, ये मंत्रालय उसका ठेका लिया है, मतलब कि ये इसका भार लागू करने का भार इस मंत्रालय पे है। और ये मंत्रालय जो है ये डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, इसके लिए तो कोई ना कोई नया पहलू चाहिए जो नीचे के स्तर पर कार्य कर सके। तो इस मंत्रालय ने जो है सिबडी के साथ समझौता किया है। अब सिबडी जो है ये काम करती है कि ये छोटे-छोटे जो भारत में जो बिज़नेसेस चालू किए जाते हैं, जो एंटरप्राइजेस होती हैं, उनकी हेल्प करती है ये सिबडी। तो सिबडी के माध्यम से ही जो ये आत्मनिर्भर योजना है, स्वनिधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसको भी लागू किया जाएगा। तो इसमें जो एक्शन का जो काम करेगी वो सिबडी करेगी और वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन रहकर करेगी। तो सिबडी का यही पक्ष है। साथ में सिबडी करने के लिए उसने 2 तंत्रों को चुना है। एक तो सिबडी यह कार्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से जो है ऋण प्रदान करने का काम करेगी। साथ में यह एक विशिष्ट रूप से एक एकीकृत प्लेटफॉर्म विकसित करेगा सिबडी, कि जहाँ पे जो है लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे पंचायतें होती हैं, वो ऋण प्रदाता संस्था होते हैं वो, और डिजिटल भुगतान संग्राहक होते हैं वो, और अन्य जो हेल्पिंग हितधारक जो भी हैं, वो सभी एक जगह स्टेक होल्डर जितने भी हैं, एक जगह प्लेटफॉर्म पे आए और ये डिसाइड करें कि किस तरह से जो है लोगों तक ऋण पहुँचाया जाए, किस तरह से उनको पैसे दिए जाएँ और कितने हिसाब से दिए जाएँ, मतलब पूरा का पूरा ये डिसीजन, ये प्लेटफॉर्म जो है सिबडी तैयार करेगा। तो और इन लोगों को पैसा कहाँ से आएगा जो ऋण देंगे, तो उनकी हेल्प कौन करेगा? सिबडी करेगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा पूरा का पूरा। योजना के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो 50 लाख से अधिक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको 10,000 रुपए तक का सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए यह माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। यानी माइक्रो क्रेडिट यानी लघु ऋण कह सकते हो आप, कि ये योजना उसके लिए कि 10,000 तक इन लोगों को आसानी से ऋण मिल जाए, ये ही योजना का उद्देश्य है। तो यह योजना 24 मार्च को या उससे पहले, यानी 24 मार्च क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 20 मार्च को जो है 20 से लेकर 23 मार्च तक लॉकडाउन का ट्रायल वर्जन था। 24 मार्च तक इससे मतलब लॉकडाउन जो है एकदम स्थिर रूप से लागू हो गया। तो 24 मार्च से पहले जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी अपना नया बिज़नेस या फिर पहले से बिज़नेस कर रहे थे छोटा-मोटा और कर रहे थे, मतलब जिन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया था, कर रहे थे और लॉकडाउन की वजह से ये लोग प्रभावित हो गए, तो इन लोगों की स्पेशल मदद करने के लिए ही ये योजना लाई गई है। इस योजना को लगभग 2 सालों के लिए लाया गया है। मार्च 2022 तक ये योजना वैध रहेगी, जिसमें इन लोगों को आसानी से लोन दिया जाएगा। इस योजना को लागू करने में जो सिबडी का मुख्य कार्य यही है कि वो तकनीकी स्तर पर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। साथ में जो सिबडी है वो इसके माध्यम से सीजीटीएमएसई के माध्यम से जो है ऋण प्रदाताओं को क्रेडिट भी प्रदान करेगा। मतलब कि जो ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट अन्य लोगों को तो ऋण देगा ही। मान लीजिए कि ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति को ऋण चाहिए, आ गया यहाँ पे, ये ट्रस्ट के पास जाएगा, ट्रस्ट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो वो सिबडी प्रोवाइड करेगा, यानी इस तरह से ये ऋण प्रदाताओं को क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा। इसी तरह से इस योजना के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किए जाएंगे वो उसकी क्या व्यवस्था है? तो इसमें कहा गया है कि जो 10,000 रुपए तक का जो ऋण दिया जाएगा, उसको पात्र जो जिसने भी मान लीजिए कि ए व्यक्ति ने ऋण लिया, तो वो व्यक्ति 1 साल की अवधि में उस ऋण को 10 मासिक रूप से अगर किस्तों में चुका दे, तो इस तरह की व्यवस्था है। यानी उसको 1 साल का समय दिया गया है कि वो ऋण को 1 साल में मासिक स्तर पे चुका सके। साथ में ये भी है कि अगर जो व्यक्ति समय पर या फिर समय से पहले अगर ऋण दे देता है, तो उसको वो ऋण का, यानी मान लीजिए कि 10,000 पर 7% का जो इंटरेस्ट आएगा, उसको वो 7% जो इंटरेस्ट है उसको जो क्या किया जाएगा, सिबडी के द्वारा
उस व्यक्ति को फिर से 7% का जो इंटरेस्ट आया है वो उसको त्रिमासिक आधार पर उसके बैंक में जमा कर दिया जाएगा। इसी तरह से ऋण के मतलब शीघ्र से भुगतान हो, इस पर मतलब लोगों से भुगतान वसूल नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसने जो है पेमेंट और ऋण को जमा करने में देरी कर दी तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इसकी पात्रता की बात कर लें कि कौन कौन से लोग इसके पात्र होंगे, तो ऐसे लोग जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास सड़क पर माल बेचते थे, सड़क के किनारे ठेले लगाते थे, दुकानें चलाने वाले, फल सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून, ये सब काम करने वाले, वस्तुओं को सेवाओं की आपूर्ति करने वाले जो लोग थे, उनको ये ऋण दिया जाएगा। योजना की आवश्यकता क्यों है? तो यही है कि जो लॉकडाउन की वजह से जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और उनकी आजीविका सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इसके कारण से साथ में जो स्ट्रीट वेंडर आमतौर पर जो मान लीजिए कि कोई ठेले वाला है तो उसके पास अब पैसे नहीं है, कोई नया धंधा चालू करके फिर से आजीविका अपनी स्टार्ट कर सके, तो क्या करेगा? अपने किसी पहचान वाले व्यक्ति से, पैसे वाले से जाकर थोड़ा पैसा मांग के लेकर आएगा। लेकिन ये जो व्यक्ति देगा पैसा भी, वो तो उसको ज्यादा ऋण पर देगा। मान लीजिए कि वो लेगा कि मुझे 15% इंटरेस्ट चाहिए तभी मैं पैसा दूंगा, और ये मान लीजिए कि ए है तो उसको तो पैसा किसी भी हाल में चाहिए क्योंकि उसको नया बिजनेस चालू करना है और कोई सोर्स नहीं है पैसे का। तो क्या करेगा? वो उतने परसेंट पे भी वो पैसा लेकर फिर से अपना काम चालू कर देगा। तो एक तो कम कम पैसा लेगा, ऊपर से वो इतना सारा ब्याज भरेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये इसका यहाँ पे शोषण होगा। तो इसको बचाने के लिए इन लोगों को कि ऐसे जो अनौपचारिक स्रोत है उनसे वो पैसा ना ले, बल्कि जो गवर्नमेंट पैसा जो एक रास्ता दे रही है उसको फॉलो करें, जहाँ पे उनको सस्ते में पैसा मिल जाए और उनको जो टाइम ड्यूरेशन भी मिल जाए जिसमें वो अपना समय लेकर पैसा की भरपाई कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इन लोगों की मदद करने के लिए ऋण के स्रोत को उनको तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाई है। साथ में जो है व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए जो ये लोग हैं इनको सस्ते क्रेडिट मिले, और इस मतलब मुख्यतः यही हुआ कि उनको पुनः रोजगार स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं से तो उनको पैसे के इंतजाम करना ही है, और ये इंतजाम करने के लिए वो कहीं ना कहीं जाएंगे ही, किसी सोर्स के पास से पैसा लाएंगे ही। तो ये काम कोई इंडिविजुअल करे, इससे अच्छा कि गवर्नमेंट आगे आकर उनको सस्ते पर ऋण प्रदान करे और वो फिर से जो है इकोनॉमी में अपना भागीदारी अपना मतलब भागीदार बन सके। तो इसलिए ये सब योजना जरूरी है लोगों की एक तो जीवन स्थिति को सुधार करने के लिए, प्लस अनौपचारिक स्रोत जो होते हैं उनसे पैसा मार्केट में ना जाए, बल्कि जो लॉकडाउन की वजह से जो लोग प्रभावित हुए हैं वो औपचारिक क्षेत्रों से ही पैसा लें और फिर से अपना रोजगार स्टार्ट कर सकें। साथ में सस्ती दर पर उनको ऋण मिल जाएगा। तो इन सब कारणों से सरकार एक सहायता के माध्यम से इस योजना को लेकर आई है। तो इस योजना में मतलब बताया गया है कि लगभग अगर मंथली वो अपना ऋण जमा करता है मतलब तो उसको वो 50 पे 50 रुपए मतलब ऐसे कैशबैक मिलेंगे। अगर 100 रुपए भरता है तो अगले महीने तो फिर उसको 25 रुपए का कैशबैक मिलेगा उस व्यक्ति को। फिर से 200 रुपए अगले जितना मंथली करता है तो वो उसको 25 रुपए कैशबैक होगा। इसी तरह से जो पेमेंट होगा, जो ट्रांजेक्शन होगा वो ये यूपीआई के माध्यम से होगा। एनपीसीआई पेमेंट जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनके माध्यम से पेमेंट का ट्रांजेक्शन किया जाएगा। तो ये सब सोर्सेस हैं जिसमें पैसे को टेक्निकली स्तर पर जो है क्रेडिट को, और जो एक आम मजदूर को लेकर बात करें कि एक आम मजदूर है उसको आसानी से पैसे मिल जाए, उसको आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो एक हेल्पिंग हैंड के साथ ये योजना लाई गई है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गाफा। इस टॉपिक को आप GS2 के इस टॉपिक से जोड़कर देख सकते हो। भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीति यो और राजनीति का प्रभाव प्रवासी भारतीय। तो गाफा का मतलब यही है कि गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजोन। अब ये जो भी नाम मैंने लिए हैं ये इससे आप समझ गए हो कि ये जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये क्या है? एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनका अपना डिजिटल मार्केट है और ये बहुत बड़ा मार्केट है पूरे विश्व में। ये जो है ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के कोने में इन कंपनियों का अपना दबदबा है।
आप गूगल को आप कहीं पे भी आप कुछ भी यूज करो, आपको गूगल की जरूरत पड़ती है, एप्पल की भी जरूरत पड़ती है। लोग अपने ये एप्पल ने भी कई क्षेत्रों में अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं। साथ में फेसबुक को तो दुनिया में लोगों का कितना क्रेज है, और अमेजोन जो शॉपिंग के लिए आप यूज करते हो, ये वेबसाइट है। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए, ये क्या है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होती क्या है कि लोग इनका यूज तो करते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे यूएसए है और यूएसए का फेसबुक है ना, यहाँ पे इसका ब्रांच है फेसबुक का, और फेसबुक यहाँ पे तो बन गया, लेकिन इसके यूजर केवल यूएसए में थोड़ी है, इसके यूजर तो दुनिया के अन्य कोने में है। मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया में इसके कई करोड़, मान लीजिए कि 560 मिलियन लोग इसके यूज करते हैं फेसबुक को। तो फेसबुक को यूज करने वाले यहाँ पे यूजर अधिक हैं, और फेसबुक जो है इसका ब्रांच है, इसका जो खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूएसए में है, ये बात है। तो यहाँ पे यूजर तो यहाँ पे यूज कर ही रहे हैं फेसबुक को, यानी यहाँ पे इसका डेटा चार्ज ये सब चीजें यहाँ पे जा रही हैं और इससे फेसबुक को लाभ हो रहा है। तो फेसबुक को तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडिया को क्या प्रॉफिट हो रहा है? तो इंडिया का अपना जो टैक्सेशन वाला एक सिनेरियो है, जिसमें पहले ऐसा प्रावधान नहीं था कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको कर के दायरे में ना लाया जाए। मतलब पहले तो बिजनेसेस कैसे होते थे कि धरातल पे जो भी ब्रांचेस होंगे, उनका ब्रांच होगा तो वो स्थायी रूप से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और उसके अनुसार बिजनेसेस होंगे, तो वो बिजनेसेस को उस हिसाब से कंसिडर किया जाता था और उसके ऊपर टैक्स प्रॉफिट सब लगाया जाता था, है ना। लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनका किसी देश के कोने में कोई स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन बिजनेस तो ये लोग करते ही हैं। तो बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ इनको हो रहा है, लेकिन उस देश को लाभ नहीं हो रहा है। तो इसी के कारण दुनिया के कई देश जो हैं, जैसे कि यूके है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, इन देशों ने जो है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर लगाने का ऐसा मतलब विचार कर लिया है, सहमति जाहिर कर ली है कि हाँ, इन देशों पर इन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन पर कर लगाया जाए। अगर ये देश टैक्स लगाएंगे तो इससे लाभ क्या होगा कि इन देशों को जो राजस्व का एक तो लाभ होगा, प्लस पहले इन एमएनसीज पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, और ये एमएनसीज कोई ना कोई लूपहोल ढूंढ के और टैक्स पे करने से बचती थी, तो इनको भी टैक्स के दायरे में लाया जा सकेगा। तो यही है गाफा टैक्स। तो इसमें हुआ क्या है कि यूएसए जो है, यूएसए की ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो यूएसए ने साफ तौर पर ये जो वार्ता चल रही थी उससे बाहर निकल गया है। लेकिन फ्रांस ने जो है गाफा जो है, यानी गूगल है, एप्पल है, फेसबुक है, अमेजोन पर जो है टैक्स लगा दिया है। और फ्रांस के साथ साथ इटली है, स्पेन है, जो भी यूके है, ये सभी देशों ने भी इन एमएनसीज पर कर लगा चुके हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक बात ये आ जा रही है कि अमेरिका अब यहाँ पे कह रहा है कि ये फैसला सही नहीं है। मतलब पहले तो टैक्स नहीं लगाया जाता था, जो भी देशों के नियम थे वो परंपरागत रूप से थे और उसी के अनुसार ही टैक्स लगाया जाता था कि पहले जिस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे भी बिजनेस का पहले का हिसाब से पारंपरिक रूप का कर लगाने का वो बदल रहा है। तो इस पे अमेरिका को आपत्ति है। ये कदम से अमेरिका का कहना है कि जो भी टैक्स लगाया जा रहा है वो अमेरिकी फर्म के प्रति जो है भेदभावपूर्ण है, और नए जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार नहीं है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो कर नियम है वो बहुत पहले के हैं, तो उनको डिजिटल इन अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म और एमएनसीज को शामिल नहीं किया गया था, तो ये भी इसके बाहर है। तो इस पे अमेरिका को आपत्ति है। अब अमेरिका ने जो है वार्ता से अपने आप को अलग कर लिया है, और इससे होगा क्या कि मान लीजिए कि ये अमेरिका है और यहाँ पे एशिया यूरोप वाला एरिया है और यहाँ पे अटलांटिक है, तो यहाँ से सीधे सीधे इन देशों के बीच जो है व्यापार होता था, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच। तो अगर ऐसा होता है, अगर अमेरिका जो है गाफा से बाहर निकल जाता है और ये भेदभावपूर्ण स्थिति आ जाती है, तो फिर से यहाँ पे हमें क्या है कि ट्रांस अटलांटिक का जो व्यापार विवाद चलता था वो पुनः फिर से जो है अपने जोर पर आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी बात आई है कि जो टैक्स लगा है इन एमएनसीज पे, इससे अमेरिका को जो है आपत्ति है।
पृष्ठभूमि की बात करें तो गाफा की, तो हुआ क्या कि जनवरी में जो है 137 देशों के द्वारा ओईसीडी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव में जो भी एमएनसीज कंपनी है उन पर कर लगाने के लिए समझौते पर इन देशों के द्वारा बातचीत की गई और मुख्यतः बहुत सारे देशों ने जो है सहमति भी व्यक्त कर दी थी और इसी के कारण ओईसीडी के लिए जो है एक निष्पक्ष डिजिटल कर प्रणाली पर अपनी सहमति भेज दी गई है कि ओईसीडी जो है मतलब इस तरह का जो कॉर्पोरेशन होता है देशों के बीच उस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पर भी कर लगाया जाए, इस तरह की सहमति जो है इन देशों ने भेज दी है। अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो गाफा क्या है, तो सामान्यतः जो गाफा का नामकरण है वो इन कंपनियों के फर्स्ट लेटर को लेकर मिलाया गया और उनको जोड़कर गाफा बोला जाता है। गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेज़न, और यह विश्व की बड़ी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी तथा इंटरनेट कंपनियों पर लगाए जाने वाला एक प्रस्तावित कर है और ये प्रस्तावित कहाँ पे किया गया था, तो ओईसीडी की बैठक में किया गया था ये कर कि इन कंपनियों पर कर लगाया जाए और इसकी सहमति बहुत सारे देशों ने कर दी है और ओईसीडी में जो है ये सहमति को भेज दिया गया है कि हम सहमत हैं इस पे कर लगाया जाए, तो ये एक प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। फ्रांस ने तो डिजिटल कंपनियों पर देश में अर्जित कुल राजस्व पर 3% गाफा टैक्स लगाने का निर्णय किया है। तो फ्रांस का अपना एक पहलू है कि उसने जो है ऑल ओवर जो परसेंटेज 100% में से 3% जो टैक्स जाएगा वो फ्रांस के हिस्से में जाएगा अगर ये पारित हो जाता है। तो डिजिटल कंपनियों पर अलग कर लगाने के पीछे तर्क क्या है, तो होता क्या है कि जो भी बहुत सारे देश जो हैं वो परंपरागत जो व्यापार मॉडल है उसके अनुरूप ही अपना कर का रेगुलेशन का जो भी फंडामेंटल डिसाइड करते हैं और उनको लागू करते हैं, लेकिन जो ये ऑनलाइन सेवाएं देने वाले प्लेटफॉर्म है इनको रेगुलेट नहीं किया जाता इन टैक्स रेगुलेशन के अंदर। तो इसके लिए जरूरी है इन प्रौद्योगिकी जो कंपनियां हैं वो पारंपरिक व्यवसायों से भिन्न है सामान्यतः और ये डिजिटल व्यवसाय पर कराधान कठिन होता है क्योंकि इनका जो है व्यवसाय लिमिटेड नहीं होता है, ये भौतिक रूप से तो कहीं उपस्थित नहीं होती है फिर भी व्यवसाय तो ये करती हैं। जैसे कि मैंने यूएसए का एग्जांपल दिया कि यूएसए में गूगल तो स्थित है पर गूगल का कोई ब्रांच कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी भौतिक उपस्थिति तो इंडिया में नहीं है, फिर भी ये तो बिजनेस कर ही रहे ना गूगल, तो कैसे इन पे कर लगाया जाए, तो ये इस तरह से ये कर से बाहर निकल जाते हैं तो इसलिए कर इन पर लगाना जरूरी है। तीसरा जो टैक्स लगाने का कारण है वो है कि इन एमएनसी कंपनियों के द्वारा बहुत भारी लाभ प्रॉफिट मुनाफा सब कमाया जाता है, लेकिन टैक्स के नाम पर ये करती क्या है उदाहरण के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे गूगल है यूएसए में स्थित है और इसका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है राइट, ये लेकिन ये व्यापार दुनिया के अन्य देशों के साथ भी कर रहा है। अब मान लीजिए कि इंडिया में जो है टैक्स देना कंपलसरी है 10%, सिर्फ एग्जांपल है, और वहीं पे जो है यहाँ पे पनामा है वहां पे जो टैक्स है वहां पे केवल 5% है। तो ये कंपनियां क्या करती हैं कि ये इन देशों जहां पे टैक्स कम पे करना होता है वहां पे अपने ब्रांचेस ओपन कर लेती हैं और वहां से फिर अपने बिजनेस को रेगुलेट करती हैं। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे एक तो इनको टैक्स कम पे करना पड़ेगा इस देश में और प्रॉफिट इनको तो हो ही रहा है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन टैक्स कम बचेगा मतलब टैक्स इनको कम देना पड़ेगा, प्रॉफिट अधिक हो रहा है। और वहीं पे ये यहाँ पे जो टैक्स 10% जहाँ पे ये देश है जहाँ पे इंडिया है मान लीजिए कि 10% टैक्स ले रहा है, तो ये 10% टैक्स ये यहाँ पे इनको देना नहीं पड़ेगा बल्कि ये तो उल्टा यहाँ पे इनको बिजनेस करने का तो मार्केट तो मिल ही रहा है। तो ये यहाँ पे ये रेगुलेशन से तो बाहर निकल गई क्योंकि इनका एक तो भौतिक उपस्थिति नहीं है, इनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसपे कंपनी भारत की सरकार जाए और टैक्स जो हमारा डिपार्टमेंट वो जाए वहां पे जो भी टैक्सेशन और कार्रवाई कर सके, तो ये सब से ये बच जाती हैं। चौथा जो कारण है कि इन डिजिटल और एमएनसीज को कर लगाने का पीछे जो तर्क की बात करें तो ये यूरोपीय देश हुए या फिर अन्य देशों की जो बात करें जहाँ पे इनको प्रॉफिट होता है तो वो उन देशों के जो भी टैक्स नियम होते हैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वो टैक्स हेवन जो कंट्रीज होते हैं वहां का घोषित करके दिखाते हैं कि हमने यहाँ से जो है अर्जित किया है, जो भी प्रॉफिट किया है वहां से कमाया है। तो इस तरह से यहाँ पे भी ये लोग टैक्स से बच जाते हैं।
तो इन कारणों से इनको टैक्स रेगुलेशन के अंदर लाने के लिए टैक्स कर लगाना जरूरी है। अब भारत के नजरिए की बात करते हैं कि भारत का डिजिटल टैक्स के प्रति क्या नजरिया है। तो भारत में कहा जाता है कि 560 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोग करता है, और इस हिसाब से देखें तो भारत जो है दुनिया में दूसरा विश्व का सबसे बड़ा जो है ऑनलाइन उपयोगकर्ता वाला देश है। और इसके हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ा इंटरनेट का मार्केट है, और ये इंटरनेट का मार्केट होने के साथ साथ अगर इंटरनेट पर जो इंटरनेट का उपयोग करके जो एप्लीकेशन का उपयोग करके जो एमएनसीज अपना प्रॉफिट कमा रही हैं उन पर अगर राजस्व लगाया जाए तो ये हमारे लिए भी एक रेवेन्यू का साधन हो सकता है। तो इस कारण से इस डिजिटल बिजनेस को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत का ये स्टैंड होना चाहिए कि जो भी कर के प्रावधान हैं उनमें सुधार किया जाए और नए कर कानूनों को लाया जाए, जिससे कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो रेगुलेट किए जा सके। इसके लिए भारत द्वारा कुछ कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि जो भी डिजिटल माध्यमों से अर्जित आय को उचित कर प्रणाली में लाने के लिए 2 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। जो पहला संशोधन है वो है इक्विलाइजेशन लेवी और दूसरा है वो है महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मॉडल की अवधारणा, जिसको आप SEP कह सकते हो, सिग्निफिकेंस इकोनॉमी प्रेजेंस मॉडल। तो पहले इक्विलाइजेशन को देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसको पहली बार वर्ष 2016 में लाया गया था, और ये जो विज्ञापन जो डिजिटल विज्ञापन करने वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों पर यह लागू किया गया था। अब फिर से इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा, और इसके अंतर्गत ऑनलाइन विज्ञापन से बढ़ाकर इसको सभी जो ऑनलाइन जितने भी बिजनेस होते हैं उन सभी पर ये इक्वलाइजेशन लेवी लागू होगी, और इसके थ्रू जो है इनको टैक्स रेगुलेशन के अंदर लाया जा सकेगा। दूसरा जो है कि महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मॉडल की अवधारणा यानी सिग्निफिकेंस इकोनॉमी प्रेजेंस मॉडल। इसके अंतर्गत ये बात की गई है कि ऐसी कंपनियां जो भौतिक रूप से तो किसी देश में मौजूद नहीं है, मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया में तो गूगल नहीं है बट उसकी प्रेजेंस तो यहाँ पे है, उसकी उपस्थिति तो है इंडिया में, इसके यूजर करता तो है, यहाँ पे बिजनेस तो इसका चल ही रहा है, तो ऐसी कंपनियों पर भी टैक्स लगाया जाए, और इसके लिए ही SEP को लाया गया है। तो इसके लिए 3 कंडीशन बताया गया है कि ऐसी कंपनियां जो मान लीजिए कि वो अनिवासी है, यानी दूसरे देशों में तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच है जो भी है, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है हमारे देश में है, वो भारत में है। तो ऐसी कंपनियों को क्या किया जाएगा कि मान लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा एक राशि निश्चित की जाएगी कि अगर इनको इतने लिमिट के अंदर, मान लीजिए कि 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ लिमिट से नीचे अगर प्रॉफिट होता है तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2 करोड़ से अधिक का प्रॉफिट होता है और वो उतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो उन पर टैक्स लगेगा। तो इस तरह से अनिवासी कंपनियों पर भी टैक्स लगाने का प्रावधान है। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि जो गैर निवासी व्यवस्थित रूप से और लगातार जो है भारत के डिजिटल माध्यमों से व्यापार कर रहे हैं, जैसे गूगल है, एप्पल है, ये लोग मतलब अपनी प्रेजेंस नहीं है फिर भी ये लोग व्यापार में जुड़े हुए हैं, तो रेगुलर बेसिस पे, ये रेगुलर की बात है कि लगातार इन पे कंटिन्यूसी बनी हुई है, व्यापार की प्रेजेंस बनी हुई है, तो इन पर भी टैक्स लगेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो अनिवासी है, भारत में प्रेजेंस नहीं है, उनकी उपस्थिति भी डिजिटल रूप से भारत में है, तो उन पर भी टैक्स लाया जाएगा यानी लगाया जाएगा। यानी हर एक सोर्स, जो ऐसे कि पहला जो हो गया कि एक लिमिट हो गई, अगर प्रॉफिट के ऊपर से टैक्स लग सकता है। दूसरा है कि अगर उनकी लगातार प्रेजेंस है तो टैक्स लगेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, साथ में वो किसी भी डिजिटल रूप में भारत में उपस्थित हैं तो भी टैक्स लगेगा। तो इस तरह से जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पर टैक्स लगाने के लिए SEP जो मॉडल है उसको अपनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है GISAID यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। इस टॉपिक को आप GS2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हो, जिसका नाम है महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना और अधिदेश। GISAID के चर्चा में होने का कारण क्या है? तो आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है वो है चीन का बीजिंग शहर। वहां पे वहां के एक मार्केट में जो कहते हैं कि फूड मार्केट था
चीन का सबसे बड़ा फूड मार्केट है, वहीं से ही ये वायरस की ओरिजिन का स्थान माना जाता है। तो हुआ क्या कि चीन ने जो है इस वायरस की यानी कोविड-19 की जीनोम सीक्वेंसिंग की है और इस डेटा को हु और GISAID के साथ शेयर किया है, तो इसी के कारण ये चर्चा में है। अब इस डेटा के निष्कर्ष की बात करें तो कहा जा रहा है कि जो चीन में मिला हुआ कोरोना वायरस का जो डेटा है और यूरोप में पाया गया वायरस का जो डेटा है, दोनों की नस्ल जो है समान रूप से मिल रही हैं। दूसरा जो निष्कर्ष है कि चीन के 2 क्षेत्र बीजिंग और हेबे में ये जो वायरस का आक्रमण है, जो संक्रमण है, वो बहुत तीव्रता से दर्ज किया गया था। तो मतलब यहाँ से ये जो भी डेटा प्रोवाइड किया गया है चीन के द्वारा, उसके माध्यम से ये निष्कर्ष निकलता है कि चीन से ही ये वायरस दुनिया के अन्य क्षेत्रों में फैला, तो ये प्रूफ होता है। अब पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं तो हुआ क्या कि पिछले सप्ताह चीन के सिनफेडी बाजार में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप फैला और 183 मामलों की पुष्टि की गई और ये कहा जा रहा है कि नियंत्रण से बाहर है, यानी बहुत कंटेनमेंट करना इसको बहुत टफ पड़ेगा इस वायरस को। तो इस तरह से ये इन्फ्लुएंजा का भी यहाँ पे एक नया महामारी देखने को मिला है सिनफेडी में। अब बात कर लेते हैं कि जीनोम अनुक्रमण क्या है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि जीनोम सीक्वेंसिंग या जीनोम अनुक्रमण का मतलब ये है कि यह एक तकनीक है जिसमें आरएनए और डीएनए के भीतर जो पाए जाने वाले आनुवंशिक विवरण है उसको पढ़ा जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। और ये जो अणु होते हैं, ये अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता चलता है। मान लीजिए कि ये एक डीएनए है, तो ये जो डीएनए बने हैं ये अणुओं से जुड़कर बने हैं और ये अणुओं में एक क्या है न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड 4 तरह के होते हैं। उनके नाम है एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। इनकी एक सीक्वेंसिंग होती है और इसी के आधार पर पता किया जाता है कि ये कौन सा वायरस है और इसकी पहचान की जा सकती है आसानी से। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि मान लीजिए कि कोई डीएनए है और इसमें न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंसिंग है। मान लीजिए कि पहले ए आया, फिर जी का क्रम आता है, फिर सी आता है और फिर टी आता है। तो ये एक सीक्वेंस हो गया कि इस तरह से जो है न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस में बैठे हैं। तो ये चाइना का अपना डेटा है और वहीं पे यूरोप का एक डेटा मान लेते हैं कि यूरोप है, वहां पे उसका डेटा की बात करें तो ये सेम वायरस के डीएनए की सीक्वेंसिंग की जा रही है। तो मान लीजिए कि ये डीएनए में यहाँ पे एडानिन आ रहा है, यहाँ पे गुआनिन आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि साइटोसिन की जगह जो है न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होकर यहाँ पे थायमिन पहले आ रहा है और यहाँ पे साइटोसिन बाद में आ रहा है। तो यह क्या होगा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है इन डीएनए के बीच, तो इससे पता चलेगा कि ये वायरस अलग है और ये वायरस अलग है, या फिर इनकी वायरस सेम है और इनके जीनोम यानी उनमें म्यूटेशन हो रहा है तो उनकी जो सीक्वेंसिंग है, जो डीएनए है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से जो है कोई भी डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है इन न्यूक्लियोटाइड के आधार पर और उसके आधार पर देखा जाता है कि इनका क्या क्रम है और अगर ये सीक्वेंसिंग का पता चल जाता है तो जो वायरस है उसको कंटेनमेंट करना हमारे लिए आसान हो जाता है और उसकी दवा का खोजना, बाकी सब चीजें इजी हो जाती हैं। तो देखते हैं, आई होप कि ये आप लोग जीनोम सीक्वेंसिंग को समझ गए होंगे, क्योंकि अगर जीनोम सीक्वेंसिंग सामान्य से आप कह सकते हो कि डीएनए में हिडन कोड होते हैं, उन कोड को पढ़ा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एडिनिन है, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे थायमिन है, फिर से ये सीक्वेंसिंग होती है और फिर से यहाँ पे पैटर्न चालू हो जाता है AGC टीका, फिर से यहाँ पे एक पैटर्न शुरू हो जाता है। मतलब ये क्रम चलता रहता है 1 2 3 4 के सीक्वेंस में, 1 2 3 4 ऐसे मान लीजिए, फिर 1 2 3 4 इस तरह से ये सीक्वेंस कंटिन्यू रहता है और इसी को डिकोड किया जाता है और इसी को कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। और इसी जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग को ही क्या कहा जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है और इसकी से ही वायरस की पहचान की जाती है। तो कहा जा रहा है कि विश्व में लगभग 1000 से अधिक जो है कोविड-19 की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा चुकी है और प्रकाशित भी की जा चुकी है, जो भी सीक्वेंसिंग की गई है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग की आवश्यकता क्यों है?
तो वायरस के जो संचरण होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, उसको ट्रैक करने के लिए आवश्यक होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। साथ में वायरस के फैलने और अनुकूलित होने की गति को किस तरह से पता लगाया जा सके, उसको समझने के लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग आवश्यक होता है। और इसके उपचार के लक्ष्यों को समझने के लिए, पहचानने के लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग लाभदायक होता है। साथ में सह संक्रमण की भूमिका को समझने के लिए कि किस तरह से जो है ये संक्रमित हो रहा है, संचरण हो रहा है, इसको भी समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह का बहुत तो सहायक टूल होता है। विदाउट इसके हम इसके वैक्सीन को भी ढूंढ नहीं पाएंगे अगर जीनोम की सीक्वेंसिंग नहीं होगी तो वायरस के डीएनए होते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है और उससे पता किया जाता है कि ये वायरस का क्या पैटर्न है और उसके अनुसार एंटीबॉडी और सब ढूंढा जाता है। GSAID क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2008 में WHO का 61वां सम्मेलन हुआ था। वहां पे इस सम्मेलन में जो है GSAID की स्थापना की गई थी और यह एक सार्वजनिक मंच है जहाँ जो इसका कार्य है कि यह विश्व के देशों के लिए जीनोम संबंधी डेटा को इकट्ठा करता है और जो भी डेटा का आदान प्रदान करना होता है जीनोम संबंधी, वो सारे कार्य ये संस्था करती है। ये प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ पे किया जाता है। GSAID के द्वारा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड-19 के लिए जिम्मेदार नोवेल कोरोना वायरस के जीनोमिक डेटा प्राथमिक स्रोत है। यानी यहाँ अगर किसी देश को कोरोना वायरस के जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जानना है, समझना है, जो भी डेटा चाहिए होगा तो वो ये GSAID से कांटेक्ट करके वो डेटा हासिल कर सकते हैं। एकत्रित डेटा में इन्फ्लुएंजा वायरस अनुक्रमण, उनके नैदानिक और महामारी संबंधी डेटा, भौगोलिक और कहाँ पे उपस्थित हुए, उनकी क्या संबंधित प्रजातियां हैं, ये सभी डेटा शामिल होते हैं। यानी ऑल ओवर उनका पूरा डिटेल ये प्लेटफॉर्म रखता है। डेटाबेस और GSAID मंच पर अपना आधिकारिक संचालक बन गया था। वर्ष 2013 में जो है यूरोपियन आयोग द्वारा GSAID को एक अनुसंधान संगठन और पैंडेमिक संघ के भागीदार के रूप में मान्यता भी दी गई है। इसकी भूमिका के बारे में बात करें तो GSAID द्वारा एकत्रित डेटा को शोधकर्ता जो है वायरस के विकास, उसके प्रसार, महामारी, जो भी इसकी संभावना होती है आगे बढ़ने की, उसके बारे में शोधकर्ता निष्कर्ष निकालते हैं। GSAID एक मंच जो है ये डेटा की सभी अपने सहभागियों के साथ निःशुल्क रूप से, स्वतंत्र रूप से डेटा को शेयर भी करता है। तो इस तरह से GSAID ये वायरस से संबंधित डेटा को शेयरिंग करने का और जो भी उसके डिटेल है वो कंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आपदा कोष में व्यक्तिगत दान हेतु वित्त मंत्रालय की स्वीकृति। इस टॉपिक को आप GS3 के इस टॉपिक से जोड़कर देख सकते हो, आपदा और आपदा प्रबंधन। तो NDRF सुर्खियों में क्यों था, इसके बारे में देख लेते हैं। तो हुआ क्या कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने जो है NDRF में जो फंड आते हैं उसकी स्वीकृति प्रदान की है। इसको लेकर ये सुर्खियों में आया है। और ऐसा क्या हुआ, जो NDRF में हमें फंड स्वीकृति करने की का प्रस्ताव पारित करना पड़ा। तो हुआ क्या कि कोविड-19 की वजह से जो है PM केयर और प्रधानमंत्री राहत कोष, ये दोनों फंडिंग वाले जो कोष थे, इन दोनों पर सवाल उठने चालू हो गए लोगों के द्वारा और बाद में इसको घोषित कर दिया गया कि ये सार्वजनिक प्राधिकरण का हिस्सा नहीं है। तो इसके कारण जो है हमें नए एक फंड संस्था की जरूरत थी और उसी के रूप में जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर NDRF में जो है फंड की इजाजत मतलब स्वीकृति प्रदान की गई कि लोग मतलब अब NDRF में फंड मतलब जमा कर सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं, जो सीधे NDRF के हिस्से में जाएगा और वहीं से जो है बाकी सब जो भी सुविधाएं, जो भी सेवाएं प्रदान करनी होगी, जो भी काम की जरूरत होगी, वहाँ उसी कोष से पैसे निकाल कर लोगों की मदद की जाएगी। तो इसके कारण ये सुर्खियों में था। NDRF के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के अंदर की गई थी। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो संकटपूर्ण आपदा आती हैं उनसे निपटने के लिए इस फंड को रेज किया जाता है। मतलब कि अगर कोई अचानक कोई महामारी, बीमारी, प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें आर्थिक सहायता के लिए इस फंड से पैसे निकालने की अनुमति होती है। तो ऐसी कौन-कौन सी स्थितियाँ होती है, तो आपातकालीन प्रतिक्रिया हो गई, राहत हो गया, पुनर्वास के लिए जो एक्स्ट्रा व्यय होता है उसके लिए ही ये जो कोष है बनाया गया था। इसका प्रबंधन जो है केंद्र सरकार करती है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा
के मामले में राज्यों को के लिए सहायता करनी हो तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष को इसी कोष से जो है फंडिंग की जाती है। एनडीआरएफ को भारत सरकार के लोक लेखा और ब्याज रहित आरक्षित निधि के अंतर्गत रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के एस्पेक्ट से, तो आपको ध्यान में रखना है। और इसको जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एनडीआरएफ के खाते की ऑडिटिंग भी करते हैं। तो ये बहुत तीनों फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब एनडीआरएफ क्या है, तो इसकी शुरुआत तो कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। तो पाकिस्तान से विस्थापित यानी 1947 में क्या हुआ था कि मतलब पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान में कुछ लोग रह गए थे हिंदू, तो कुछ मुस्लिम, तो इसी तरह जो हमारा इंडिया था यहाँ पे भी कुछ मुस्लिम रह गए थे, तो और हिंदू रह गए थे। तो कुछ लोग यहाँ रहना चाहते थे, कुछ यहाँ, तो इससे क्या विस्थापन हो गया लोगों का। और इन्हीं विस्थापित लोगों को मदद करने के लिए जनवरी 1948 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हमारे बने थे जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई और इसमें फंड इकट्ठा किया गया इन लोगों की हेल्प करने के लिए। तब से ये जो राहत कोष है इसी अभी तक वर्तमान में भी बना हुआ है। प्रधानमंत्री राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतः बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों और बड़ी दुर्घटनाओं में, दंगों में पीड़ित लोगों की राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो हार्ट सर्जरी होती है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, कैंसर के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। साथ में प्रधानमंत्री राहत कोष में स्वीकार किए जाने वाले अंशदान की बात करें तो इसमें जो है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था स्वैच्छिक दान कर सकता है। सरकार के बजट स्रोत में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के यानी जो पीएसयू हो वहां से पैसे हो या फिर बजट के जो भी टैक्सेशन से जो पैसा हो वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। यानी ये एक तरह से पूरी तरह से जो है इंडिविजुअल बेस्ड और किसी संस्था के द्वारा जो फंड दिया जाता है उसी पर ये पूरा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बना है उसी पे, यानी उसी की फंडिंग एक्सेप्ट करता है। किसी सरकारी एक संस्था के द्वारा फंडिंग भी ये संस्था एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।